मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव राजपुर से दूर एक सुनसान जंगल में एक बूढ़ा आदमी रहता था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वह बांझ औरतों का इलाज करता है। जवान लड़कियों को वह दुआ और दम का बहाना बनाकर अपनी झोपड़ी में बुलाता था, मगर उस झोपड़ी के अंदर क्या होने वाला था ये कोई जानता ही न था। जो लड़कियां अंदर गईं, उनकी जुबानें हमेशा के लिए खामोश हो गईं। आज आपको वह सच सुनने को मिलेगा जो बरसों से अंधेरों में दफन है। कहानी को आखिर तक जरूर पढ़ें, क्योंकि जो राज खुलेगा वह आपकी रूह तक हिला देगा। राधा एक छोटे से गांव की लड़की थी। धूप में झुलसती टूटे झरोखों से धुंधला आसमान देखती। वह अक्सर सोचती थी कि क्या जिंदगी बस इतनी ही है। वह खूबसूरत थी बहुत ज्यादा। कोरा रंग, बड़ी बड़ी काली आंखें, लंबे बाल और ऐसी नरमी जैसे किसी राजकुमारी की छूट हो। लेकिन किस्मत वह कभी चेहरा नहीं देखती थी। राधा की शादी हुई थी विकास से, जो उसी गांव राजपुर का एक किसान था। विकास का बाप कब्ज का मर्ज लेकर मर चुका था। माँ यानी राधा की सास छुर्रियों वाली औरत थी। उसका सिर्फ एक ही गिला था कि राधा के यहाँ औलाद क्यों नहीं हो रही। शुरू में तो बस ताने सुनने को मिलते थे, पर वो वक्त बीत गया और ताने तन से निकलकर अजियत में बदल गए। रातों को सास कभी उसके कमरे का दरवाजा पीटती। बाज औरत तो इस घर की बदकिस्मती है। दिन में अगर राधा खेतों में काम करने जाती तो आसपास की औरतें हंसती कितनी सुंदर है गुदर, पर कब वक्त पेट खाली है। विकास वह खामोश रहता, न राधा का साथ देता, न माँ को रोकता। उसके लिए जैसे सब कुछ आम था। वह सितंबर की एक सुबह थी। राधा ने झोपड़ी से बाहर कदम रखा तो धूप कुछ ज्यादा ही चुभती हुई महसूस हुई। पीछे से सांस की आवाज आई, आज भी तेरे साये से मनहूसियत लगती है। राधा का दिल टूट गया, पर आंखें पुरानी थीं, आंसू नए नहीं थे। उसी दिन दोपहर में उसकी पुरानी सहेली मीना, जो दूसरे गांव भोपाल से लौट कर आई थी, उसे मिलने आई। राधू मीना ने प्यार से आवाज दी। राधा मीना को देखकर रोने लगी। दोनों बाहर वाटापुर के एक पुराने बनियन के पेड़ के नीचे बैठ गए। जब राधा ने सारा दुख सुनाया तो मीना ने एक राजदाराना लहजे में कहा, मैं तुम्हें किसी से मिलवाऊंगी। एक बूढ़ा आदमी है जो बड़ा पहुंचा हुआ है, बस दुआ करता है तुम्हारी परेशानी हल हो जाएगी। राधा ने पहले इनकार किया, मगर मीना ने कहा, बस एक बार चलो, मेरे साथ कुछ नहीं होगा, यकीन करो। दोनों चोरी छुपे गांव के बाहर एक पुराने पेड़ के पास पहुंची, जहां से जंगल शुरू होता था। मीना ने बताया कि बूढ़ा आदमी उसी जंगल के अंदर एक छोटे से मिट्टी के कमरे में रहता है। कोई उसे गोपाल बाबा कहता था। दरवाजे पर लटका हुआ छोटा सा घंटा बजाया गया। कुछ देर बाद अंदर से झाड़ी जैसी दाढ़ी वाला, गहरा रंग वाला और लाल आंखों वाला शख्स बाहर आया। क्या चाहिए बेटियों? उसने गहरी आवाज में पूछा। मीना ने जल्दी से कहा, बाबा जी, मेरी सहेली के यहाँ औलाद नहीं हो रही, बस दुआ चाहिए, दम चाहिए। बूढ़े ने राधा को सर से पांव तक देखा, एक लंबी नजर जो सादा नजर नहीं थी। आओ अंदर आओ, बताता हूँ सब कुछ। उसने दरवाजा खोला। अंदर मिट्टी की दीवारों के बीच एक दिया जल रहा था। कुछ ताबीज, जड़ी बूटियां और काली मिट्टी के बर्तन रखे थे। बूढ़े ने राधा को बैठने को कहा और उसकी हथेली थाम ली। मुना खूबसूरत हो और तुम पर नजर लगी है, इसी वजह से बच्चा नहीं हो रहा। बूढ़े ने नजरें राधा के चेहरे से हटाई ही नहीं। राधा ने नजरें झुका ली, पर महसूस कर रही थी कि बूढ़े की निगाहें उसे चीर रही हैं। तुम्हें बार बार आना होगा, ये आसान अमल नहीं है। बूढ़े की आवाज में अजीब सी झनकन थी। मीना ने तस्दीक की, सब ठीक हो जाएगा। राधा खामोश रही। उस दिन सिर्फ तावीज लिया क्या दम दिया गया और दोनों वापस आ गए। मगर राधा ने बूढ़े की आंखों में वह चमक देखी थी जो एक जंगली जानवर की होती है। अगले हफ्ते बूढ़े ने मीना के जरिए पैगाम भेजा, राधा को अकेला भेजना, कुछ खास पढ़ाई करनी है। राधा का दिल न माना, पर सास ने जैसे सुन लिया हो, जा, अगर बच्चा नहीं हुआ तो मैं तुझे जिंदा दफना दूंगी। राधा मजबूर हो गई और अकेली शाम के तंदलके में बूढ़े के पास जा पहुंची। बूढ़े ने उसे अंदर बुलाया, कमरे का दरवाजा बंद किया और कहा, कुछ खास पढ़ाई तुम्हारे जिस्म पर की जाती है, तभी असर होता है। राधा पीछे हटी। बाबा जी, मैं सिर्फ दवा के लिए आई हूँ। बूढ़ा मुस्कुराया, ऐसी मुस्कान जैसे सांप पुकारे, बिना काटने वाला हो। तुम जैसी खूबसूरती हजारों में एक होती है और तुम्हारा पति वह तो अहमक है। राधा ने कहा, मैं जा रही हूँ। बूढ़े ने ताबीज की थैली से एक तस्वीर निकाली, राधा का चेहरा और नीचे विकास का नाम। अगर तुमने बात ना मानी तो सबको बता दूंगा कि तुम खुद आती हो। इससे क्या क्या मांगती हो? तुम्हारा पति, तुम्हारी माँ, सब तुम्हें मार डालेंगे। राधा के पांव तले जमीन निकल गई। दिल की धड़कन तेज हो गई। वह कुछ लम्हों तक साकत खड़ी रही। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। सिर्फ दिए की लौ हल्की हल्की कांप रही थी। बूढ़े ने तस्वीर को उसके सामने झटक कर लहराते हुए कहा, समझ गई ना, अब तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। राधा ने बेहिसी से दरवाजे की तरफ देखा। दिल तो चाहा कि भाग जाए, मगर दिमाग में सांस की धमकी गूंज रही थी, अगर बच्चा नहीं हुआ तो मैं तुझे जिंदा दफना दूंगी। विकास की बेसिसी गांव वालों के ताने सब मिलकर उसके कदम रोक रहे थे और चुपचाप बाहर निकल गए। उसने कुछ कहा नहीं। बूढ़े की निगाहें अब भी उसके जिस्म पर तैर रही थी। अगले दिन राधा घर में छुप छुप कर रही,
ना खाने में दिल लग रहा था न किसी बात में। सांस फिर ताने देने लगी। अब क्या हुआ? ताबीज भी कोई काम का नहीं अगर तुम्हें अपनी ही चालाकियों से फुर्सत नहीं। विकास खेतों में था। राधा छत पर बैठ गई। वह सोच रही थी कि उसने किस गलत उम्मीद में वहां जाना कबूल किया कि इस उम्मीद पर मीना के साथ चली गई। उसने किसी को कुछ ना बताया मगर दिल के अंदर एक भारी बोझ बन चुका था। उस रात वह सो ना सकी। 2 दिन बाद मीना फिर आ गई। चेहरे पर वही मुस्कुराहट जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राधा ने उसे सर्द नजरों से देखा जैसे आंखों ही आंखों में सवाल कर रही हो। तुम मुझे कहाँ ले गए थे? मीना ने आहिस्ता से कहा। बूढ़े ने बुलाया है। कह रहे थे कि अगर अब वक्त हुआ तो परेशानी खत्म हो जाएगी। राधा ने कहा। मीना तुम जानती हो कि उसने मेरे साथ क्या किया? मीना ने नजरें झुका ली जैसे वह सब जानती हो मगर जुबान बंद हो। फिर धीरे से बोली। राधू मैं मजबूर हूँ। मेरे भी कुछ मसाइल थे। मैं खुद भी वहाँ गई थी। एक बार गलती हो गई। फिर बूढ़े ने मुझे भी बांध लिया। राधा हैरान हो गई जैसे उसके जिस्म में खून जम गया हो। यानी तुमने मुझे जानबूझकर वहाँ ले जाकर धोखा दिया? मीना की आंखें भीग गईं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मगर अब निकलने का कोई रास्ता नहीं। बूढ़ा सब्र भारी है। जिसे चाहे बर्बाद कर दे, जिसे चाहे जिंदा दफना कर दे। राधा को लगा जैसे उसकी दुनिया लूट चुकी है। वह सिर्फ हसीन ही नहीं अब मजबूर भी थी। ब्लैकमेल भी की जा रही थी और सबसे बढ़कर अकेली थी। इस बार वह खुद बूढ़े के पास गई मगर उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। वह बूढ़े के सामने खामोशी से बैठी रही। बूढ़े ने उसे घूर कर देखा। अच्छा किया जो आ गई वरना तुम्हारी वह तस्वीर विकास के हाथ में होती। फिर वह उठा एक ताबीज दिया और राधा के पास आ गया। राधा ने कांपते हाथों में ताबीज लिया। बूढ़े की सांसों की बदबू उसके चेहरे से टकरा रही थी। उसने धीरे से कहा। क्या तुम्हारा दिल नहीं कांपता? तुम बुजुर्ग बनकर यह सब करते हो? बूढ़ा हंसा। ये दुनिया सच से नहीं खौफ से चलती है और तुम जैसे लोग सिर्फ डर से काबू में आते हैं। अगले कुछ दिनों में राधा जैसे जिंदा लाश बन गई थी। वह बूढ़े के पास जा रही थी, दम भी ले रही थी मगर साथ साथ वह अंदर से बदलने लगी थी। हर बार जाने से पहले वह दुआ करती कोई रास्ता निकाल, कोई निशान, कोई इंसान, कोई दरवाजा। इसी दौरान राजपुर में एक नया बुजुर्ग आदमी आया जिसे सब साधु रामदास कहते थे। जंगल के करीब वाटापुर की एक पुरानी हवेली में सच्चाई की बातें होने लगी। औरतों को तालीम और हौसले की दावत दी जाने लगी। एक दिन राधा उसकी बीवी लक्ष्मी से मिली जो बड़ी नरम मिजाज औरत थी। राधा ने धीरे धीरे अपने दिल की बात कहना शुरू की। पहले इशारों में फिर धीरे धीरे वह पूरा वाकया उसके सामने रख दिया। साधु रामदास की बीवी ने राधा का हाथ पकड़ा। बेटी तुम अकेली नहीं हो। नेक लोगों के घरों में अंधेरे नहीं होते, बस हम आंखें बंद रखते हैं। जो शख्स तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है वह बुजुर्ग नहीं, एक भेड़िया है। हमें उसे बेनकाब करना होगा। राधा के अंदर एक चिंगारी जाग उठी। पहली बार किसी ने उसे सहारा दिया था। उसने साधु रामदास की बीवी की बात पर भरोसा किया। अगले दिन साधु रामदास खुद उसके घर आया। विकास से मुलाकात की। विकास चौंका मगर खामोश रहा। साधु रामदास ने उसे वाटापुर की हवेली आने की दावत दी। 3 दिन बाद राधा ने हौसला करके साधु रामदास को सब कुछ बता दिया। उन्होंने जल्दबाजी में कोई मंसूबा ना बनाया। राधा को अगली बार भेजने को कहा मगर इस बार वह अकेली ना होगी, सब कुछ रिकॉर्ड किया जाएगा। अब राधा अंदर से कांप रही थी मगर उसके दिल में एक नई ताकत भी आ गई थी। वह जाति पात, वह जानती थी कि अगर अब खामोश रही तो हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। उसने वही किया जो साधु रामदास ने कहा था। बूढ़ा आदमी गोपाल बाबा बेखबर था कि इस बार जो लड़की आ रही है वह पहले वाली राधा नहीं रही। रात का वक्त तो था, आसमान पर बादल थे और कभी कभी बिजली चमकी तो लगा जैसे कोई राज खुलने वाला हो। राधा आज फिर उस कच्चे रास्ते पर थी जो जंगल के उस अंधेरे कमरे की तरफ जाता था जहाँ बूढ़ा आदमी रहता था। लेकिन आज की राधा वह नहीं थी जो डरती सहमती जाती थी। आज उसके अंदर एक आग जल रही थी। साधु रामदास ने उसकी मदद के लिए एक छोटा सा आला दिया था जिससे आवाज रिकॉर्ड हो सकती थी। राधा के लिबास में वह छुपा हुआ था। जब वह अंदर पहुंची तो बूढ़ा हमेशा की तरह उसे देखकर मौजी मुस्कुराहट के साथ बोला, आखिर मान ही गई। राधा ने खुद को मजबूत रखा, खामोशी से अंदर बैठ गई। कमरे में वही मधम दिया, वही तावीज, वही काली चादर। मगर आज माहौल में कुछ बदला हुआ था। एक खामोश फैसला पड़ा था जो सिर्फ राधा जानती थी। बूढ़ा करीब आया, उसके बालों को छूने की कोशिश की। तुम जानती हो तुम्हारी जैसी लड़कियों के लिए दुनिया कैसा सलूक करती है। तुम्हें इज्जत कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ मेरे पास है। तुम्हारी जैसी हसीन औरतों को काबू में रखना पड़ता है वरना यह सारा हुस्न बर्बादी बन जाता है। राधा का दिल कांप रहा था मगर वह बोली, बाबा जी जो आपने मेरे साथ किया क्या वह सब जायज था? बूढ़ा हंसा, जायज? दुनिया में सब कुछ ताकत से जायज होता है। जिसके पास इक़्तिदार है वही यहाँ सब कुछ है। मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूँ, तहफ़्फ़ुज़ दे रहा हूँ, वरना तुम तो खुद आई थी ना मेरे पास। राधा की आंखों में आंसू आ गए मगर इस बार कमजोरी के नहीं थे। पप्पू, वह बोली, मैं आई थी दवा के लिए, राखी अपनी इज्जत लुटवाने के लिए और अब मैं तुम्हें बेनकाब करने आई हूँ। बूढ़े के चेहरे
चेहरे का रंग बदल गया। क्या कहा तुमने? बिनकाब। उसने गुस्से में आकर राधा का बाजू पकड़ लिया। तुम्हें अंदाजा नहीं कि मैं कौन हूँ। कितने लोगों को मैंने कब्र में उतार दिया और किसी को खबर तक न हुई। राधा ने कहा, बस बहुत हो चुका। आज तुम्हारी आवाज कैद हो चुकी है, तुम्हारी जुबान, तुम्हारे अल्फाज सब महफूज हो चुके हैं। बूढ़े ने पीछे हटकर दरवाजे की तरफ देखा। उसे कुछ अंदाजा हो चुका था कि बात कहां तक जा पहुंची है। वह भागने की कोशिश करने लगा, मगर बाहर पहले ही कुछ लोग खड़े थे। साधु रामदास, कुछ देहाती मर्द और मीना भी, जो आखिरकार हिम्मत करके सामने आ गई थी। राधा ने दरवाजा खोला और बुलंद आवाज में कहा, यही है वह मरदूद जो औरतों की मजबूरी से फायदा उठाता रहा, जो बुजुर्ग नहीं दरिंदा है। बूढ़े के चेहरे से नकाब उतर चुका था। लोगों ने उसकी बातें सुन ली थी। रिकॉर्ड सुन लिया गया। राजपुर में शोर मच गया। औरतें जो बरसों से खामोश थीं, वह सब बोल पड़ी। एक के बाद एक चेहरा सामने आता गया। वह हैरानी नहीं थी। मीना भी रोती हुई सब कुछ बता चुकी थी कि कैसे वह भी उसी जुल्म का शिकार बनी थी और फिर डर के मारे दूसरों को भी धकेलती रही। बूढ़े को गांव के बड़ों के सामने पेश किया गया। साधु रामदास ने कहा, यह नेकी के नाम पर शैतानियत करता रहा और हम सब खामोश तमाशाई बने रहे। अब वक्त है कि हम अपनी बेटियों की हिफाजत करें, ना कि उन्हें अकेला छोड़ें। राजपुर के लोगों ने बूढ़े आदमी गोपाल बाबा को पुलिस के हवाले किया। मुकदमा चला और सब औरतों की गवाही के बाद वह जेल चला गया। राधा को एक नई जिंदगी मिली। अब वह सिर्फ विकास की बीवी नहीं थी, बल्कि वह राजपुर की उन औरतों की आवाज बन गई थी जिन्हें हमेशा दबाया गया। साधु रामदास की बीवी लक्ष्मी ने उसके साथ एक छोटा सा स्कूल खोलने में मदद की, जहां औरतों को पढ़ाया जाता, उन्हें अपने हकूक के बारे में बताया जाता। विकास भी बदलने लगा। शायद जमीर जागा या दुनिया के सामने शर्मिंदगी ने उसका गुरूर तोड़ दिया। उसने पहली बार राधा से साफ लफ्जों में माफी मांगी। मैं तुम्हें कभी समझ ना सका और तुम तन्हा लड़ती रही। राधा ने माफ तो किया, मगर दिल से अब वह कमजोर नहीं थी। वह जान चुकी थी कि किसी मर्द की छांव में जीने से बेहतर है कि औरत अपने पांव पर खड़ी हो। मीना भी गांव छोड़कर भोपाल चली गई, जहां उसने नई जिंदगी शुरू की। राधा ने उसे खत लिखा, हम सब गलतियों के हाथों मजबूर हो जाते हैं, मगर सच का रास्ता हमेशा खुला होता है। देर से सही, मगर जब हम हिम्मत करते हैं तो रोशनी जरूर आती है। अंधेरा था बहुत गहरा, मगर राधा ने उस अंधेरे में चिराग जलाए थे। अब वहां सिर्फ एक बांझ औरत नहीं थी, अब वह अपनी कहानी की मालिक थी। सबके और नेक पैगाम। इस कहानी का सब ये है कि बुराई और जुल्म हमेशा छुपे नहीं रह सकते। जो लोग कमजोरों का सहारा बनकर उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं, वह एक दिन बेनकाब हो ही जाते हैं। औरत कमजोर नहीं होती, बस उसे अपनी आवाजें बुलंद करने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है। जब वह हिम्मत करती है तो न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की भी बदल देती है। अंधेरा कितना ही गहरा क्यों ना हो, एक छोटा सा दिया उसे चीर देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंच सकें।